नकली खुशियों का मुखौटा पहनने वाली बहुएं। हे भगवान, आज का खाना सही हो, आज कोई नखरे ना करे। ये लो बहू, ये डिब्बा लेके जाके दे दे। जी माँ जी। राधा ससुर पति और देवर का टिफिन लेके हॉल में आती है और उन्हें देती है। आज क्या है डिब्बे में? जी सब्जी, चावल, रोटी, सलाद, पापड़। और दाल? दाल कौन बनाएगा? अजी दाल खराब चली जाती है, इसलिए आज दाल नहीं बनी, कोई खाता ही नहीं। कमाते हम है तो कलेजा तुम्हारा क्यों फट रहा है? अगली बार अगर किसी चीज की कमी रही, ज्यादा काम चोरी की तो हाथ तोड़ दूंगा, याद रखना। इस घर में रहना है तो ये कलाइयों को डोलना पड़ेगा, काम किए बिना यहाँ नहीं रह सकती। अजी छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, छोड़ दो। जीवन उसकी कलाई जोर से मरोड़ कर छोड़ता है, जिससे राधा की कलाई काली पड़ जाती है। जीवन वहां से गुस्से में निकल जाता है। राधा वहीं जमीन पर बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रही थी। तभी उसकी सास चित्रा धीरे धीरे उसके पास आती है। जैसे वो राधा की कलाई पकड़ती है तो उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि पूरी कलाई काली पड़ चुकी होती है। अरे राम, ये क्या हालत कर दी तेरी, पूरी कलाई तो नीली पड़ गई है बहू, कितना निर्दयी है मेरा बेटा। चित्रा जल्दी से मरहम की डिब्बी लेकर आती है और धीरे धीरे राधा की कलाई पर लगाने लगती है। राधा दर्द से कराह उठती है। माँ जी धीरे लगाइए, बहुत जल रहा है। पता नहीं इस घर के मर्द इतने पत्थर दिल क्यों हैं, ना इन्हें दर्द दिखता है ना आंसू, बस हर समय हुक्म चलाना और हाथ उठाना। माँ जी धीरे बोलिए, हमारी दीवारों के भी कान होते हैं, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहू, मैं भी तो सालों से यही सब सह रही हूँ। पहले तेरे ससुर ने मुझे दबा कर रखा, अब बेटे भी वैसे ही बन गए। कभी कभी लगता है माँ जी, हम लोग इंसान नहीं, बस इस घर की नौकरानी है। दोनों कुछ देर तक चुप बैठी रहती हैं, फिर धीरे धीरे अपने आंसू पोंछती हैं और वापस रसोई में जाकर काम में लग जाती हैं। पूरे दिन दोनों बिना रुके काम करती रहती हैं। बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब खत्म करते करते शाम हो जाती है। शाम को दोनों थक हार कर हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाती हैं। टीवी में एक सीरियल चल रहा होता है। दोनों कुछ पल चैन की सांस लेने की कोशिश करती हैं। देख बहू, ये सीरियल वाली सास कितनी अच्छी है, अपनी बहू को बेटी मानती है। माँ जी ये सब टीवी में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में बहुएं सिर्फ काम करने के लिए होती है। तभी अचानक गणेश जी बाहर आ जाते हैं। जैसे उनकी नजर दोनों पर पड़ती है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? बड़ा आराम चल रहा है तुम लोगों का। चित्रा और राधा घबराकर तुरंत खड़ी हो जाती हैं। ये सोफा क्या तुम्हारे बाप ने लाकर दिया है, जो ऐसे टांग पसार के बैठी है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही इस घर की मालकिन हो। जी वो बस थोड़ा खत्म हुआ था तो। चुप, ज्यादा जबान मत चला। और बहू तू बड़ी रानी बन रही है आजकल, दिन भर घर में रहती हो, फिर भी एक काम खत्म नहीं होता। जी बाबूजी। औरतों को जितनी छूट दो उतना सिर पर चढ़ जाती हैं। चलो उठो यहाँ से, जाकर रसोई संभालो। दोनों डरकर तुरंत वहां से चली जाती हैं। कमरे में पहुंचते ही चित्रा दरवाजा बंद कर देती है। दोनों के चेहरे उतर चुके होते हैं। बहू, इस घर में ना हम जी रहे हैं ना मर रहे हैं, बस सांस ले रहे हैं। माँ जी हमने अपने चेहरे पर नकली खुशियों का मुखौटा लगा लिया है, ताकि दुनिया को लगे कि हम खुश हैं। न जाने कब ये मुखौटा हटाने का मौका मिलेगा। बहुत घुटन होती है इसमें, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सच बोल दिया ना तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर मजबूरी भरी मुस्कान देती हैं। अगली सुबह जल्दी जल्दी घर का काम चल रहा होता है। राधा रसोई में चाय बना रही होती है। तभी जीवन कमरे से जोर जोर से चिल्लाता है, राधा, ओ राधा, अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? अभिलाई जी। राधा जल्दी से अलमारी खोलती है, लेकिन कपड़े प्रेस नहीं होते। उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्या हुआ, कपड़े मिले नहीं क्या? अजी वो प्रेस नहीं हो पाए। क्या मतलब, प्रेस नहीं हो पाए? अगले ही पल जीवन जोर का थप्पड़ राधा के चेहरे पर मार देता है। थप्पड़ इतना तेज होता है कि राधा नीचे गिर जाती है। उसका गाल तुरंत सूज जाता है। अजी गलती हो गई। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। मेरा कपड़ा प्रेस करने में तुम्हें आफत आ रही है। दिन भर करती क्या हो घर में? बेटा छोड़ दे बहू को। माँ आप बीच में मत पड़ो, आपने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। राधा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। घर में रोने और चिल्लाने की आवाज बाहर तक पहुंच जाती है। बाहर पड़ोस की औरतें आपस में खड़ी बातें करने लगती हैं। इस घर के मर्द कितने निर्दयी हैं, जब देखो तब बीवियों पर हाथ उठाते रहते हैं। हाँ बहन, और बीवियों की मजाल है कुछ बोल दे, हर समय चेहरे पर नकली हंसी का मुखौटा लगाकर घूमती रहती है।
सच कहूँ तो उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि अंदर इतना दुख छुपा हुआ है। हम भी सोचते हैं कभी औरतें आजाद होगी, कब सच में हंस पाएंगी। जिस दिन इनके चेहरे से ये नकली मुखौटा हटेगा ना, उस दिन शायद ये खुलकर जी पाएंगी। अंदर राधा जल्दी जल्दी जीवन के कपड़े प्रेस करती है और उसे देती है। ये लीजिए अजी। अगली बार गलती हुई ना तो याद रखना। बहू, राशन खत्म हो गया है, चल बाजार चलते हैं। लेकिन माँ जी, मेरा पूरा गाल सूज गया है, पड़ोस वाले देखेंगे तो बात बनाएंगे। तो थोड़ा मेकअप लगा ले बहू, कितना भी छुपा लो दर्द तो दिख ही जाता है। अरे बहू, आज पैर मारा ना उसने? नहीं नहीं, आप कैसी बातें करती हो, मेरे पति तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर ये सूजा हुआ गाल, वो मच्छर ने काट लिया था, उसी से सूज गया। बहू, चेहरे पर नकली हंसी का मुखौटा लगा रखा है तुमने, हटा दो इसे, कोई फायदा नहीं। अच्छा चलिए माँ जी, देर हो रही है, राशन भी लेना है। अरे ये तो नीलेश है। और ये लड़की कौन है? नीलेश ऑफिस की लड़की तमन्ना के साथ बाइक पर घूम रहा होता है। कहीं ये लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए। माँ जी, इसकी शादी करवा दीजिए, शायद जिम्मेदारी आने पर सुधर जाए। दोनों घर वापस आ जाती हैं। शाम को गणेश जी घर आते हैं। आज हमने नीलेश को एक लड़की के साथ देखा। कौन लड़की? शायद ऑफिस की कोई लड़की थी। अब इसकी भी शादी करवा दीजिए, उम्र हो गई है इसकी। रात में गणेश जी नीलेश को अपने घर में बुलाते हैं। कौन थी वो लड़की? अरे पापा, ऑफिस की एक लड़की थी बस। कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? नहीं पापा, मैं तो अरेंज मैरिज ही करूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो तमन्ना से शादी करके उसका गुलाम बन जाऊं। शादी तो ऐसी लड़की से करूंगा ना जो इस घर का हिसाब से ढल जाए। इसके बाद जीवन और गणेश नीलेश के लिए लड़की देखने लगते हैं। कई रिश्ते आते हैं लेकिन कोई उन्हें पसंद नहीं आता। एक दिन उन्हें पल्लवी नाम के एक गरीब घर की लड़की पसंद आती है। पल्लवी बहुत सीधी सादी और मासूम होती है। उसकी आंखों में सपने भरे होते हैं। हे भगवान, एक और लड़की इस घर में आने वाली है, पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। कुछ दिनों बाद पल्लवी के घर रिश्ता लेकर गणेश, जीवन और चित्रा आते हैं। पल्लवी का परिवार बहुत साधारण होता है। छोटा सा घर, सादे कपड़े और चेहरे पर मासूमियत। पल्लवी शर्माते हुए सबको चाय देती है। जी चाय लीजिए। नीलेश की नजर जैसे ही पल्लवी पर पड़ती है वो उसे पसंद कर लेता है। पल्लवी की सादगी और सीधा स्वभाव देखकर वो मन ही मन मुस्कुराता है। ठीक है, घर के हिसाब से ऐसी ही लड़की चाहिए। ऑफिस में तमन्ना तो है ही और ये घर के काम के लिए सही रहेगी। लड़की बहुत संस्कारी लग रही है। हाँ जी, बहुत सीधी है। कुछ देर बातचीत होती है और आखिरकार नीलेश शादी के लिए हाँ कर देता है। पल्लवी के माता पिता खुशी से रो पड़ते हैं। हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो इतना बड़ा परिवार मिला। यह सुनकर चित्रा और राधा एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। दोनों की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। कुछ दिनों बाद बहुत धूमधाम से नीलेश और पल्लवी की शादी हो जाती है। ढोल नगाड़े बजते हैं, पूरी हवेली सजाई जाती है। लेकिन पड़ोस की औरतें दूर खड़ी होकर दुखी नजरों से ये सब देख रही होती हैं। हाय राम, एक और लड़की इन दोनों के चुंगल में फंस गई। इस बड़ी सी हवेली में अब इसके चेहरे की भी सारी खुशियां खत्म हो जाएगी। अब ये कितनी हंस रही है, इसे क्या पता यहाँ बहुओं की हंसी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। इस घर की बहुएं जीती कम है, बस नकली खुशियों का मुखौटा पहनकर घूमती रहती है। उधर घर के अंदर चित्रा और राधा बड़े प्यार से पल्लवी का स्वागत करती हैं। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। पल्लवी कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर नए जीवन के सपने चमक रहे होते हैं। माँ जी, कितना बड़ा घर है। हाँ बहू, बहुत बड़ा है। अगले दिन पल्लवी की पहली रसोई होती है। वो सुबह जल्दी उठकर बड़े मन से खाना बनाती है। पूरी, सब्जी, खीर, चावल, दाल सब तैयार करती है। माँ जी देखिए, मैंने अपने हाथों से सब बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है बहू। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। हाँ, खाना ठीक बनाया है। नमक थोड़ा कम है। ठीक है। पल्लवी फिर भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है सबको खाना पसंद आया। खाने के बाद चित्रा अपने पति से बात करती है। सुनिए जी, बहू की मुंह दिखाई करनी है, रिश्तेदार और पड़ोस की औरतों को बुला लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है मुंह दिखाई करने की। लेकिन रस्म तो। अरे 4 लोग आकर तुम्हारी बहू को देखकर नहीं जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बेकार के खर्चे करवाने होते हैं तुम औरतों को। जी रहने दो ये रस्म वसम, जितना जरूरी है उतना करो बस। पल्लवी ये सुन लेती है। उसका चेहरा थोड़ा उतर जाता है क्योंकि वो फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करती है। शायद बाबूजी ऐसे ही स्वभाव के होंगे।
कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उधर ऑफिस में नीलेश लगातार तमन्ना से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। क्या हुआ तमन्ना, आजकल मुझसे बात नहीं करती हो? बात करूं भी क्यों? तुमने किसी और से शादी कर ली जबकि मुझसे शादी का वादा किया था। अरे यार, मेरे घर में अरेंज मैरिज ही होती है। मैं तुम्हें उस चंगुल में फंसाना नहीं चाहता था। तो फिर मेरे साथ इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अरे तुम तो मेरी जान हो और जान ही रहोगी। तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं पल्लवी से ज्यादा तुम्हें मानता हूँ। क्या मतलब? अरे वो तो बस घर में एक नौकर की तरह है। घर वालों के लिए बहू चाहिए थी तो ले आया। यह सुनते ही तमन्ना की आंखों में गुस्सा भर आता है। छी नीलेश, तुम इतनी घटिया इंसान हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस लड़की से शादी की उसके लिए तुम्हारे मन में जरा सी भी इज्जत नहीं है। अरे तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। नहीं, तुम जैसे आदमी सिर्फ औरतों का इस्तेमाल करना जानते हो। तमन्ना गुस्से में वहां से चली जाती है। नीलेश उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। उधर रात में पल्लवी अपने कमरे में बैठी होती है। नीलेश मोबाइल चला रहा होता है। क्या जी, शादी को 3-4 दिन हो गए लेकिन आप मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं करते हैं? कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते अगर मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो? अरे तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है? पल्लवी डर जाती है लेकिन फिर धीरे से मुस्कुरा देती है। हाँ, वो भी चॉकलेट फ्लेवर। चलो ना। पल्लवी को लगता है कि शायद ऑफिस की वजह से उसका मूड खराब है। अच्छा चलो। दोनों आइसक्रीम पार्लर पहुंचते हैं। पल्लवी बहुत खुश होती है। कितना अच्छा लग रहा है ना, शादी के बाद पहली बार हम बाहर आए हैं। तभी अचानक नीलेश आइसक्रीम उठाकर जोर से पल्लवी के मुंह पर ठूस देता है। लो, चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम खा लो, यही खाना था ना? आसपास बैठे लोग चौंक जाते हैं। पल्लवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? घूमने जाना था, आइसक्रीम खानी थी, अब खाओ। पल्लवी चुपचाप रोने लगती है। घर लौटने के बाद पल्लवी अपने कमरे में रोते हुए नीलेश से बात करती है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ज्यादा ड्रामा मत करो। इतना ही शौक था ना आइसक्रीम खाने का? लेकिन आपने बहुत जोर से मुंह में ठूसी, मुझे चोट लग गई। सच में पल्लवी के मुंह के किनारे पर चोट आ जाती है और कालापन पड़ जाता है। अगली सुबह राधा पल्लवी का चेहरा देखती है और सब समझ जाती है। नीलेश ने किया है ना ये सब? जी, मैंने क्या गलती की थी? इस घर के मर्द ऐसे ही हैं बहू। यहाँ औरतों को दर्द देने में इन्हें मजा आता है, लेकिन शादी के बाद तो प्यार मिलता है ना। यहाँ प्यार नहीं मिलता, बस चेहरे पर हंसी का मुखौटा लगाकर घूमना पड़ता है। पल्लवी चुप हो जाती है। उसकी आंखों में डर उतरने लगता है। कुछ दिनों बाद सुबह का समय होता है। राधा तेजी से घर में काम में लगी होती है। तभी ऊपर कमरे से जीवन आवाज लगाता है। राधा, मेरे जूते कहाँ हैं? नीचे रखे हैं जी, अभी हाथ गीले हैं, आप जाते हुए ले लीजिए। यह सुनकर जीवन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। मुझे मना किया है ना, अब देख क्या हाल करता हूँ। जीवन चुपके से सीढ़ियों के बीच एक पतला इनविजिबल धागा बांध देता है। थोड़ी देर बाद राधा जल्दी जल्दी नीचे उतर रही होती है तो उसका पैर धागे में फंस जाता है। राधा सीढ़ियों से जोर से नीचे गिर जाती है। उसका पैर बुरी तरह से मुड़ जाता है। अरे बहू, जी। सब लोग दौड़ कर आते हैं। राधा दर्द से तड़प रही होती है। माँ जी, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। अरे ये कैसे गिर गई? लेकिन मन ही मन वो मुस्कुरा रहा होता है। इसलिए मुझे मना किया था ना, अब देखो क्या हाल हुआ। राधा को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर एक्सरे देखकर गंभीर हो जाते हैं। इनके पैर की हड्डी टूट गई है, तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। हे भगवान। राधा की सर्जरी होती है। कई दिनों तक उसे अस्पताल में रहना पड़ता है। पल्लवी और चित्रा उसकी सेवा करती है। जी, आपको इतना दर्द हो रहा है ना? दर्द की आदत हो गई है बहू। आखिर कई दिनों बाद राधा ठीक होकर घर लौटती है। उसके पैरों में बड़ा सा प्लास्टर चढ़ा होता है। पड़ोस की औरतें उसे देखकर बातें करने लगती हैं। अरे बहू, ये कैसे हुआ? वो गलती से सीढ़ी पर तेल गिर गया था, मैं फिसल गई। मुझे तो पूरे यकीन है पति ने धक्का दिया होगा। हाँ, उस दिन जोर से चीखने की आवाज भी आई थी, लेकिन ये थोड़ी ना बताएगी इसने भी अपने चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहन रखा है। समय के साथ उस हवेली में औरतों पर हाथ उठाना जैसे एक आम बात बन चुकी थी। घर की दीवारें रोज चीखों की आवाज सुनती थी। कभी राधा रोती थी, कभी पल्लवी, तो कभी चित्रा अपने आंसुओं को कमरे में बंद करके छुपा लिया करती थी। बाहर से वो हवेली जितनी बड़ी और आलीशान दिखती थी, अंदर उतनी ही दर्द और डर से भरी हुई थी। एक दिन सुबह सुबह पल्लवी रसोई में खाना बना रही होती है। वो जल्दी जल्दी सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। उसके हाथों में हल्की चोट अभी भी थी, लेकिन फिर भी वो बिना रुके काम कर रही थी। आज सब ठीक बने, बस कोई गलती ना हो, वरना फिर से सब नाराज हो जाएंगे।
पल्लवी सब्जी बनाकर खाने की टेबल पर लगाती है। सभी घर वाले खाना खाने बैठते हैं। नीलेश पहला निवाला मुंह में डालता है। अचानक उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। ये क्या बनाया है तुमने? क्या हुआ जी? नमक ज्यादा है इसमें। शायद गलती से हाथ थोड़ा ज्यादा चल गया, मैं दूसरी बना देती हूँ। दूसरी बना देती हूँ? मूड खराब कर दिया और दूसरी बना दोगी? नीलेश अचानक डिब्बे से एक बड़ा चम्मच नमक भर लेता है। पल्लवी डरकर पीछे हटने लगती है। जी क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें नमक ज्यादा पसंद है ना, लो फिर खाओ। इतना कहकर नीलेश पूरा चम्मच नमक पल्लवी के मुंह में जबरदस्ती भर देता है। नमक की जलन से पल्लवी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो खांसने लगती है। जी बहुत चल रहा है, बेटा छोड़ दे, बहू की तबीयत खराब हो जाएगी। माँ आप बीच में मत पड़िए, गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। पल्लवी किसी तरह पानी पीती है लेकिन उसके पूरे मुंह में जलन होने लगती है। कुछ घंटों बाद उसके मुंह में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। वो दर्द से ठीक से खाना तक नहीं खा पाती। बहू मुंह बहुत जल रहा है क्या? जी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मुंह कट गया हो, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती। यहाँ बोलने वालों की आवाज दबा दी जाती है बहू। उधर गणेश भी आए दिन चित्रा से झगड़ा करता रहता था, कभी खाने को लेकर, कभी सफाई को लेकर, और कई बार तो हाथ भी उठा देता था। एक रात चित्रा कमरे में कपड़े तय कर रही थी, तभी गणेश अंदर आता है। मेरी सफेद शर्ट कहाँ रखी है? अलमारी में ही तो रखी थी। तुम्हें कोई काम ढंग से नहीं आता? गणेश गुस्से में कपड़े फेंक देता है और चित्रा को धक्का मार देता है। चित्रा दीवार से टकरा जाती है। दिन भर घर में रहती हो, फिर भी कुछ संभलता नहीं है तुमसे। बाहर खड़ी पल्लवी और राधा ये सब सुनकर सहम जाती है। इस घर में शायद ही कोई औरत होगी जिस पर हाथ ना उठाया गया हो। कुछ दिनों बाद रात का समय होता है। पल्लवी और नीलेश कमरे में बैठे होते हैं। पल्लवी मन ही मन सोचती है कि शायद प्यार से बात करने पर नीलेश थोड़ा बदल जाए। क्या जी, आपने कभी अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया मुझे? तो नए नवेले जोड़े तो अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, थोड़ा प्यार जताते हैं। अच्छा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी तो उसे भी नहीं खिलाते थे क्या? यह सुनते ही नीलेश का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। पल्लवी डर जाती है। क्या कहा तुमने? मैं तो बस मजाक कर रही थी। अचानक नीलेश खुद को शांत दिखाने लगता है। अच्छा, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। सच? अगले ही पल नीलेश पल्लवी का हाथ जोर से पकड़कर मरोड़ देता है। छोड़िए। हाथ मरोड़ते मरोड़ते उसकी हड्डी टूट जाती है। पल्लवी दर्द से जमीन पर गिर पड़ती है। मेरा हाथ टूट गया। ज्यादा जबान चलाने लगी थी ना। चित्रा और राधा भागकर कमरे में आती हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया बेटा? जीजी का हाथ सूज गया। पल्लवी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर एक्सरे देखकर सिर हिला देते हैं। देखिए, इनकी हाथ की हड्डी टूट गई है, सर्जरी करनी पड़ेगी। माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया था? तेरी किस्मत ही खराब है बहू। पल्लवी के हाथ की सर्जरी होती है। उसके हाथ में पट्टियां बंध जाती हैं। कई दिनों तक उसे अस्पताल में रहना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पल्लवी घर लौटती है। उसके हाथ पर बड़ी सी पट्टी बंधी होती है। अरे बीबी साहिबा, चिंता मत करो। वो अपने हाथ से पल्लवी को खाना खिलाने लगता है। अब मैं तुम्हें रोज अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। यह सुनकर पल्लवी डर जाती है। वो सहम कर पीछे हट जाती है। अब उसे अपने पति से डर लगने लगा था। जी रहने दीजिए, मैं खुद खा लूंगी। क्यों, मेरे हाथ से डर लगता है? नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। जब घर के सारे मर्द बाहर चले जाते थे तब तीनों औरतें एक कमरे में बैठकर धीरे धीरे अपने दुख बांटती थीं। अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। पहले सिर्फ डांटते थे, अब छोटी छोटी बातों पर जान लेने पर उतर आते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता मैंने क्या गलती की। मैं तो बस थोड़ा प्यार चाहती थी। इस घर के मर्द प्यार करना जानते ही नहीं, इन्हें सिर्फ डांटना और दबाना आता है। हम लोग इस घर में औरत नहीं, बस डर में जीती हुई परछाइयां बन गई हैं। कभी कभी लगता है ये नकली हंसी का मुखौटा हटाकर जोर जोर से रो लूं, लेकिन रो भी नहीं सकते बहू, यहाँ आंसुओं की भी इजाजत नहीं। तभी एक दिन घर में बुआ जी आती हैं। वो कई सालों बाद इस हवेली में आई थी। जैसे उन्होंने घर का माहौल देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगने लगा। क्या बात है भाभी, घर इतना शांत क्यों है? सब ठीक है दीदी। लेकिन बुआ की नजर राधा के टूटे पैर, पल्लवी के हाथ की पट्टी और चित्रा के उदास चेहरे पर पड़ जाती है। ये सब क्या है? कुछ नहीं बुआ जी, बस गलती से गिर गई थी और मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था।
बुआ समझ जाती हैं कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसी रात वो अपने भाई गणेश और भतीजों से बात करती हैं। ये क्या तरीका है घर चलाने का? औरतों के शरीर पर इतने जख्म क्यों हैं? दीदी, आप बीच में मत पड़ो। बीच में कैसे ना पड़ूं? मैं सब समझ रही हूँ। बुआ जी, घर की बातें घर में रहने दीजिए। आजकल औरतों को ज्यादा सिर पर चढ़ाने का जमाना आ गया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बीवियों पर हाथ उठाते हो। बस दीदी, आपको रहना है तो रहो, नहीं तो वापस चली जाओ। बुआ यह सुनकर सन्न रह जाती हैं। अगले दिन वो चित्रा, राधा और पल्लवी को समझाने की कोशिश करती हैं। तुम लोग अपना स्टैंड लो, कब तक यहाँ ये सब सहोगी? दीदी, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आवाज उठाई ना तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत डर लगता है बुआ जी। डरते डरते तुम लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। हमारी हिम्मत ही खत्म हो चुकी है दीदी। बुआ बेबस होकर उन्हें देखती रह जाती है। कुछ दिनों बाद वो भारी मन से वहां से चली जाती हैं। जाते जाते वो उस हवेली को पलटकर देखती हैं जहां 3 औरतें आज भी नकली खुशियों का मुखौटा पहनकर जी रही थी। बुआ जी के जाने के बाद हवेली में फिर वही सन्नाटा छा गया था, लेकिन इस बार घर की औरतों के अंदर कुछ बदल चुका था। सालों से दबे हुए डर के पीछे अब धीरे धीरे गुस्सा जन्म लेने लगा था। रोज रोज का अत्याचार अब उनके अंदर की सहन शक्ति खत्म कर रहा था। एक रात चित्रा, राधा और पल्लवी कमरे में बैठी थी। तीनों के चेहरे उदास थे, लेकिन आंखों में पहली बार डर के साथ साथ विरोध भी दिखाई दे रहा था। अब बहुत हो गया बहुओं, जिंदगी भर डरते डरते हम लोग पत्थर बन गए हैं। मुझे तो अब अपने पति का चेहरा देखकर ही डर लगने लगा है, लेकिन कब तक डरेंगे हम? अब हमें अपना स्टैंड लेना होगा, नहीं तो ये लोग हमें एक दिन सच में मार डालेंगे। माँ जी, अब अगर कोई हाथ उठाएगा ना तो हम चुप नहीं रहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने फिर से डरना बंद करना होगा बहू। यही डर इन लोगों की ताकत है। उस दिन के बाद धीरे धीरे घर की औरतें बदलने लगीं। अब अगर कोई आदमी हाथ उठाने आता तो सामने से जवाब मिलने लगा। एक दिन जीवन गुस्से में राधा पर हाथ उठाने जा रहा होता है, लेकिन इस बार राधा डरकर पीछे नहीं हटती। वो तुरंत पास रखा डंडा उठा लेती है। खबरदार, आज के बाद हाथ उठाया ना तो ये डंडा सीधा तुम्हारे हाथ पर पड़ेगा। जीवन एक पल के लिए रुक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि राधा ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की है। ओहो, अब जबान भी चलने लगी है। जब इंसान को रोज जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए ना तो एक दिन वो बोलना सीख ही जाता है। उधर नीलेश भी पल्लवी को डांटने आता है, लेकिन पल्लवी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मेरी फाइल कहाँ रखी है? जहाँ अपनी रखी होगी वहीं होगी। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो हर चीज पीछे पीछे उठाती फिरूं। क्या कहा तुमने? सच कहा, शादी किया आपने, खरीद कर नहीं लाए। घर के मर्द ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि औरतें हाथ से निकल रही हैं। कुछ दिनों बाद गणेश के ऑफिस के कुछ बड़े अधिकारी खाने पर आने वाले होते हैं। पूरे घर में तैयारी चल रही होती है। तीनों औरतें मिलकर ढेर सारा खाना बनाती हैं। बहू, जल्दी पूड़ियाँ निकाल, मेहमान कभी भी आ जाएंगे। जी माँ जी, सब्जी तैयार हो गई है। थोड़ी देर बाद मेहमान आते हैं। सब लोग बड़े आराम से खाना खाते हैं, लेकिन आखिर में खाना थोड़ा कम पड़ जाता है। मेहमानों का पेट भर जाता है, लेकिन घर के मर्दों को यह बात बहुत बुरी लगती है। ये क्या तमाशा है? खाना कम कैसे पड़ गया? इतनी औरतें घर में हैं, फिर भी खाना नहीं संभलता। जानबूझकर किया है इन्होंने। खाना बहुत था, बस थोड़ा कम पड़ गया। अभी बताता हूं तुम लोगों को। तभी अचानक पल्लवी दौड़कर रसोई में आती है। वो मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाकर पूरी रसोई में फैला देती है और फिर हाथ में माचिस लेकर खड़ी हो जाती है। बस अब और नहीं। सब लोग डरकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। पल्लवी, ये क्या कर रही हो? जलेंगे तो सब जलेंगे, नहीं तो कोई नहीं जलेगा। पल्लवी, पल्लवी, अगर हम तीनों मरेंगे ना तो आप तीनों को लेकर मरेंगे। रोज रोज मारते हो, डराते हो, आज डर तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। पागल हो गई है क्या? हाँ, तुम लोगों ने पागल बना दिया है हमें। अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज के बाद किसी ने हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। पहली बार घर के मर्द पीछे हट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। इन औरतों में बहुत चर्बी चढ़ गई है। इन्हें अब सबक सिखाना पड़ेगा। अरे कल से इनकी अकड़ निकालते हैं। अगली सुबह ठीक 4 बजे तीनों औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया जाता है। दरवाजा खोलो, हमें बाहर जाने दो, पानी तो दे दो। लेकिन बाहर कोई जवाब नहीं देता। तीनों भूखी प्यासी कमरे में बंद रहती हैं। दिन बीत जाता है। दूसरा दिन, तीसरा दिन। कमरे में अंधेरा और घुटन बढ़ने लगती है। माँ जी, बहुत डर लग रहा है। हिम्मत रख बहू, इन्हें लगता है हम तोड़ देंगे। कई दिनों बाद दरवाजा खुलता है। तीनों औरतें कमजोर हालत में बाहर निकलती हैं। समझ आ गई ना औकात? ज्यादा उड़ने लगी थी।
इसके बाद फिर वही अत्याचार शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार पड़ोस सब कुछ देख रहा होता है। एक दिन सुषमा, विनीता और बाकी पड़ोसों ने छत से सब देख लेती हैं कि किस तरह तीनों औरतों को मारा जा रहा है। बस अब बहुत हो गया, सब रिकॉर्ड करूंगी मैं। वो लोग चोरी छुपे पूरी मारपीट अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती हैं। कुछ दिनों बाद मौका देखकर जब घर के सारे मर्द बाहर जाते हैं तब पड़ोस की औरतें हवेली में आती हैं। बहू डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर इन्हें पता चल गया ना, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। क्या सच में हमारी मदद होगी? हाँ, अब अत्याचार सहना बंद करो। अगर पुलिस आई तो कानून भी होता है इस दुनिया में बहन। आखिर तीनों औरतें हिम्मत करके सब सच बता देती हैं। अगले ही दिन पड़ोसने पुलिस स्टेशन जाती हैं और सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाती हैं। इतने सालों से ये सब चल रहा था? जी साहब, ये औरतें डर के मारे बोल नहीं पाती थी। अब कानून बोलेगा। उसी शाम पुलिस पूरी टीम के साथ हवेली पहुंचती है। गणेश, जीवन, नीलेश, आप लोगों को घरेलू हिंसा और अत्याचार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या बकवास है? हमारी बीवियों ने शिकायत की, यह सब झूठ है। तभी पुलिस मोबाइल की रिकॉर्डिंग दिखाती है। तीनों के चेहरे उतर जाते हैं। अब अदालत में बताना सच क्या है। पुलिस तीनों को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। पहली बार हवेली में औरतों को खुली सांस लेने का एहसास होता है। कोर्ट में केस चलता है और तीनों मर्दों को लंबी कारावास की सजा मिल जाती है। जेल में उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर सहना पड़ता है। घंटों खड़ा रखा जाता है, डांटा जाता, सख्ती झेलनी पड़ती। अब समझ आ रहा है हमने अपनी बीवियों के साथ कितना गलत किया। सालों तक उन्हें डर में रखा। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि उनकी बीवियां किस दर्द में जी रही थीं। कैसे वे चेहरे पर नकली खुशी का मुखौटा पहनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। कई सालों बाद जब उनका कारावास खत्म होता है तो वे घर लौटते हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं, शर्म और पछतावा होता है। घर के अंदर चित्रा, राधा और पल्लवी बैठी होती हैं। तभी तीनों मर्द अंदर आते हैं। चित्रा, मुझे माफ कर दो। गणेश चित्रा के पैरों में गिर पड़ता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जिंदगी भर तुम्हें दुख दिया। उधर जीवन भी राधा के सामने हाथ जोड़ देता है। राधा, मैंने तुम्हें इंसान नहीं समझा, मुझे माफ कर दो। नीलेश भी पल्लवी के पैरों में बैठ जाता है। पल्लवी, मैं बहुत बुरा आदमी था, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमें सिर्फ प्यार चाहिए था। नहीं, अब कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। समय के साथ उस हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले चीखें और आंसू सुनाई देते थे, वहां अब हंसी और अपनापन दिखाई देता था। गणेश, जीवन और नीलेश अब अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए घर की औरतों का सम्मान करने लगे थे। सुबह सुबह रसोई में चित्रा और बहुएं काम कर रही होती हैं। तभी जीवन सब्जियां काटने लगता है और नीलेश रोटियां सेकने में पल्लवी की मदद करता है। अरे रहने दीजिए, जल जाएंगी रोटियां। पहले दिल जलाया था, अब रोटियां ही सही। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। माँ जी, अब सच में घर जैसा लगता है। हाँ बहू, अब डर नहीं लगता। बाहर खड़ी पड़ोसने ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। देखो बहन, अब सही मायने में इस घर की औरतों के चेहरे में हंसी का मुखौटा उतर गया है। हाँ, अब नकली हंसी नहीं, असली खुशी आई है इनके जीवन में। सुनो चित्रा, इस बार घर की पेंटिंग करवानी है। तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगेगा? अरे, आज मेरी राय भी ली जा रही है। अरे, अब गलती सुधार रहे हैं, बताओ ना। मुझे हल्का पीला रंग अच्छा लगेगा। और राधा, इस बार किचन में क्या बदलाव करना है? अरे वाह, पहले तो सिर्फ डांट मिलती थी, आज राय भी मिल रही है। अब तुम्हारी बात सुने बिना कुछ नहीं होगा। और पल्लवी जी, इस रविवार कहाँ घूमने चलना है? आपकी पसंद से ही जाएंगे। सच में? कहीं पैर से आइसक्रीम मुंह पर तो नहीं लगा दोगे? ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। नीलेश शर्म से सिर झुका लेता है। लगता है अब सच में हमारा घर बदल गया है। हवेली में पहली बार औरतों की हंसी खुलकर गूंज रही थी और इस बार वो हंसी नकली नहीं, दिल से निकली हुई थी।